दिल्ली केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना। उन्होंने मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोक दिए थे। सड़कें भी खराब हो गई, उनका यही मकसद था। आज मैंने मुख्यमंत्री आतिशी जी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सड़क का निरीक्षण किया। इस सड़क को भी जल्द ठीक किया जाएगा। दिल्ली की बाकी सड़कों को भी जल्द ठीक कराया जाएगा। अब मैं वापस आ गया हूँ। दिल्ली के लोग चिंता न करें, दिल्ली के सभी रुके हुए काम कराएंगे। इस बड़े देश में बैन हुआ इस्लाम मजहब, तोड़ दी सारी मस्जिदें। शरणार्थी बनकर आए मुस्लिमों ने मचाया आतंक, अब रातों रात छिन गए इनके सारे अधिकार। धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहे इस्लाम धर्म को इस यूरोपीय देश ने दिया झटका। आज के समय में इस्लाम तेजी से दुनिया में अपने पैर पसार रहा है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, परंतु मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और लोगों का धर्मांतरण कराना है। ऐसे में यूरोप के एक बड़े देश ने बड़ा फैसला लिया है, जिसने अब इस्लाम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है, और वो देश है स्लोवाकिया। यूरोप में स्लोवाकिया देश में मुस्लिमों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, या यूं कहें कि उनके सारे अधिकार रातों रात छीन लिए गए हैं। वहां की जनता और सरकार ने पहले तो उनका स्वागत किया, इनको शरण दी, लेकिन इन्होंने उसी देश को डसना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार वहां की पार्लियामेंट ने प्रस्ताव लाकर इस्लाम पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ जहां हमारे भारत में सीए कानून बनाने में जहां सरकार के पसीने छूट गए थे, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। शाहीन बाग सहित देश के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन हुआ, जबकि सबको मालूम था कि सीए कानून नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। लेकिन फिर भी एक समुदाय द्वारा इसका विरोध हुआ। वहीं दूसरी तरफ स्लोवाकिया में सत्ता में मौजूद स्लोवाक सोशल डेमोक्रेसी पार्टी इस्लाम पर बैन लगाने के लिए कानून लेकर आई, तो विपक्ष पार्टी ने भी पूर्ण सहयोग देते हुए इसे पूर्ण बहुमत से पारित करवाया। इसके बाद स्लोवाकिया में इस्लाम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। दोस्तों, कहने का ये अर्थ है कि स्लोवाकिया में अब कोई भी नागरिक खुद को एक मुसलमान के तौर पर रजिस्टर नहीं करा सकता है। यही नहीं, स्लोवाकिया में धर्म की लिस्ट में अब इस्लाम का नाम भी नहीं है। स्लोवाकिया में ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की सरकार का ये मानना था कि इस्लामिक कट्टरपंथ व चरमपंथ को बढ़ावा दे रहा है हमारे देश में। इस्लाम वो शिक्षा है जो मदरसों और मस्जिदों के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर समाज में नफरत पैदा करती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2010 में यहाँ मुस्लिमों की आबादी 5000 के आसपास थी, जो देश की कुल आबादी का 0.1% था। 17वीं सदी के आसपास आर्य तुर्गवा ओएगेर मुस्लिम यहाँ फैल गए थे। स्लोवाकिया पहले यूरोस्लोवाकिया कहलाता था, परंतु आंतरिक कलह की वजह जब ये टूटा तो स्लोवाकिया एक अलग देश बन गया। यूरोस्लाविया के टूटने से बने देश बेस्निया व अल्बानिया भी थे। तमाम मुस्लिम यहाँ शरणार्थी के रूप में पहुंचे थे। स्लोवाकिया देश यूरोपीय यूनियन का सदस्य जरूर है, परंतु ये सबसे बाद में इसका सदस्य बना है। वर्ष 2015 में यूरोप के सामने मुस्लिम शरणार्थियों का प्रवास एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। उस समय स्लोवाकिया ने 2000 ईसाइयों को शरण दी, लेकिन मुस्लिम शरणार्थियों को आने से मना कर दिया। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उनके यहाँ मुस्लिमों के धार्मिक इबादत संबंधी कोई जगह नहीं है, इसलिए मुस्लिमों को शरण देने से उनके देश में कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि यूरोपीय यूनियन ने स्लोवाकिया के इस फैसले की आलोचना भी की थी, परंतु इसके बाद स्लोवाकिया ने ये कानून पास करके इस्लाम को हमेशा के लिए अपने देश में बैन कर दिया। यहाँ ये भी बताते चले कि स्लोवाकिया में नियम और कानून सख्ती से पालन किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ हर किसी को अपना पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखना होता है। यहाँ ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए भी बड़ा कानून है। यहाँ आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हल्ला नहीं कर सकते, किसी से खराब व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा करने पर न सिर्फ पुलिस पकड़ती है, बल्कि मोटा जुर्माना भी हो सकता है। इस्लामिक चरमपंथियों के बढ़ते भय और लगातार बढ़ते प्रवासी संकट के बीच इस देश के राजनेताओं ने समस्या पर गंभीर विचार किया, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। यहाँ के मुसलमान या तो किराए के घरों में रहते हैं या फिर अस्थायी प्रार्थना घरों में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्लोवाकिया एकमात्र वो देश है जहाँ मुसलमानों को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म को मानने वालों को यहाँ कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। आपकी स्लोवाकिया देश के इस नए कानून पर क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। हमें हरियाणा ऐसा चाहिए जहां बच्चे न रोएं, जहां पिता अपने बच्चे के गले लग सके, जहां मां ना रोए। ऐसा हरियाणा हमें चाहिए, और ऐसा हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपको देने जा रही है। अब आप मुझसे पूछोगे ठीक है, आपने कह दिया, बताओ कैसे।
मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम, महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी आपको स्टेटहुड वापस मिले। आपका जो हक है वो आपको वापस मिले, कि 1 लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे जो आज खाली पड़े हैं। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए हर महीने और 5 लाख रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं। और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था, वैसे ही हम यहाँ पे 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। हर परिवार को 11 किलो चावल हमारी सरकार देने जा रही है। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी आप मुझे ऑर्डर दो, हुक्म दो, मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। और आप जानते हो मेरा आपके साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पुराना रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। तारीफ फैला रखी है। 2-3 अरबपतियों को ये पूरा का पूरा फायदा देते हैं। भाइयों और बहनों, 25 सबसे बड़े अरबपतियों का इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपए अदानी अंबानी जैसे लोगों का इन्होंने कर्जा माफ किया। नोटबंदी लागू की, गलत जीएसटी लागू किया, और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है। ये सच्चाई है। अभी 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा, मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ? तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं
और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है, जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की, उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू करेंगे। सर, क्या एक्शन मोड में आप हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था। चिंता बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना है कि नहीं है। इतनी गर्मी पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आज इतनी गर्मी में अपने अपने घरों से, दुकानों से निकल के आए हैं। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री करी हमने, 3000 करोड़ रुपए लगे उसके। मैं चोर होता तो 3000 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल लेता, अब जनता को देने की क्या जरूरत थी मेरे को। मैंने स्कूल बनाए इतने अच्छे अच्छे गरीबों के बच्चों के लिए, उसमें पैसे लगे। भ्रष्ट होता, चोर होता तो मैं अपनी जेब में डाल लेता। हरियाणा में बिजली फ्री नहीं है, हरियाणा में बिजली बहुत महंगी है कि नहीं है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, हर जगह 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, वहां बिजली बहुत महंगी है। दिल्ली वालों ने क्रांति करके दिखाई थी 10 साल पहले, जब हम जैसे छोटे छोटे लोग, हम लड़के होते थे, अन्ना आंदोलन से निकले थे। दिल्ली वालों ने बीजेपी को भी छोड़ दिया, कांग्रेस को भी छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दे दी। उसके बाद से आज तक कोई पार्टी नहीं आई दिल्ली के अंदर, भूल गए सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था, आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आजकल राजनीति चल रही है, राजनीति मतलब भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती। जब दिल्ली में नई नई सरकार बनी, हम देखते थे इतनी चोरी होती थी, इतनी चोरी होती। पंजाब में सरकार बनी है, भगवंत जी से चर्चा होती है, इतनी चोरी की हुई है पिछली सरकारों में। हमें चोरी करनी नहीं आती, हमें भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती, हमें दंगे कराने नहीं आते, हमें नफरत फैलानी नहीं आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती, हमें काम करना आता, हमें स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं। मैंने एक भी अर्थशास्त्री को यह आर्टिकल लिखते नहीं देखा कि अगर भ्रष्टाचार चालू रहा तो। किसी पार्टी वाले ने, किसी नेता ने आके ये वोट मांगा कि मैं तुम्हारे स्कूल अच्छे कर दूंगा, मेरे को वोट दे दो। किसी ने कहा मैं तुम्हारी बिजली अच्छी कर दूंगा, मेरे को वोट दे दो। किसी ने कहा कि मैं अस्पताल अच्छे कर दूंगा, वोट। वो तो कहते हैं मैं जाट हूँ, आप जाट हो, जाट जाट को वोट, मैं नॉन जाट हूँ, आप नॉन जाट हो, मैं बनिया हूँ। मैं जात के नाम पे वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, बस इसी तरह से वोट मांगते। हम गाली गलौज नहीं करते,
हमें गाली देनी नहीं आती, हमारे संस्कार ही नहीं है। हम काम के नाम पे वोट मांगते हैं, हम देश के नाम पे वोट मांगते हैं, हम समाज के नाम पे